नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो होगा हमारा चोल वंश के ऊपर आधारित। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमने प्रारंभिक चोल है उनके बारे में, जो संगम युग था वहां पे हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है, यानी कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा जो चोल वंश की कह सकते हैं कि द्वितीय शाखा है, यानी कि हम जो दूसरी बार उनके उत्थान के बारे में जानते हैं। तो आज से हमारा वो दूसरा शाखा जो है उसके बारे में जो हमारा क्लास है वो होगा। तो आज का सेशन जो है हम चोल वंश के ऊपर आधारित रहेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश के बारे में आप सबसे पहले हम देखेंगे। तो चोल वंश के बारे में देखेंगे कि इस वंश का संस्थापक हमें कौन देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं इस वंश का संस्थापक जो है वो विजयालय देखने को मिलता है। विजयालय देखने को मिलता है इस वंश का संस्थापक। हम देखेंगे कि सबसे पहले जो चोल थे, जो चोल थे वो सबसे पहले पल्लवों के सामंत थे। यानी कि आप देखेंगे कि जो चोल थे यानी कि विजयालय जो थे, लोग पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत थे। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था, हमें विजयालय देखने को मिलता है। संस्थापक का नाम विजयालय देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे इस वंश का जो हमें वास्तविक संस्थापक देखने को मिलता है, उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वास्तविक वास्तविक संस्थापक जो है वो हमारा राजराज तृतीय देखने को मिलता है। यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, राजराज जो प्रथम था वो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राज प्रथम। आपको बता दूं कि इनके बारे में हमें बहुत सारी जो जानकारी है वो अभी आगे देखने को मिलेगी। तो पहले एक प्रारंभिक जो बातें हैं और जो इस कह सकते हैं कि परिचय के रूप में हम एक इनके बारे में देखेंगे कि इस वंश के कौन से संस्थापक थे, उन्होंने क्या क्या किया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश के जो अंतिम शासक हमें देखने को मिले हैं, इस वंश के अंतिम शासक अंतिम शासक हमें देखने को मिले हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है राजेंद्र तृतीय। जो राजेंद्र तृतीय है वो इस वंश के अंतिम शासक हैं। राजेंद्र तृतीय। और एक बात आपको बता दें कि इस वंश को सबसे ज्यादा जो इस वंश का जो संघर्ष हमें देखने को मिला है, यानी कि इस वंश का जो संघर्ष हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है वह हमें कल्याणी के चालुक्यों से देखने को मिला है। इस वंश का सबसे ज्यादा संघर्ष कल्याणी के चालुक्यों से देखने को मिला है। चालुक्यों से देखने को मिला है। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इनका जो संघर्ष हुआ है वो इनका कल्याणी के चालुक्यों से हुआ है। इनकी जो राजधानी है वो हमें दो राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट है और भी इनके कई हमें राजधानी के नाम जो है उप राजधानी
और कहते हैं निवास स्थान, मूल निवास स्थान, ऐसे जो हमें हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनकी जो हमें प्रारंभिक राजधानी देखने को मिलती है वो तंजौर देखने को मिलती है। इनकी राजधानी जो है वो है तंजौर। लेकिन इनकी एक दूसरी राजधानी भी हमें देखने को मिल जाती है जो कि राजराज जो प्रथम है इन्होंने बसाई थी। तो उसके बारे में हमें देखने को मिलती है कि इनकी जो दूसरी राजधानी हमें देखने को मिलती है, दूसरी राजधानी उसका जो नाम है वो गंग चोलपुरम है। आगे आप देखेंगे गंग कोंड चोलपुरम, यानी कि गंग कोल्ड चोलपुरम। गंग कोल्ड चोलपुरम, ये इनकी दूसरी राजधानी है जो कि राजराज प्रथम ने जो है वो स्थापित किया था। जो राजराज प्रथम है इन्होंने इस सॉरी माफ कीजिएगा, जो राजेंद्र प्रथम है, माफ कीजिएगा, राजेंद्र प्रथम है, इन्होंने इस राजधानी को बनाया था। यानी कि आप देखेंगे कि जो पहली इनकी राजधानी है वो हमें तंजौर देखने को मिलती है और जो दूसरी राजधानी है वो जो राजेंद्र प्रथम है उन्होंने बसाया था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राजेंद्र प्रथम ने इस राजधानी को स्थापित किया था। इनके बारे में ये जो जानकारी है वो काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाती है। इनकी जो उप राजधानी हमें देखने को मिलती है वो कांची है। उप राजधानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उप राजधानी जो है वो है कांची में। उप राजधानी इनकी जो है वो कांची है। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो मूल निवास स्थान है, हमें जो इनके मूल निवास स्थान को देखने को मिलता है, यानी कि जो इनका निवास स्थान है वो उरैयूर है। यानी कि आप देखेंगे इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान है वो उरैयूर है। आप देखेंगे कुछ कुछ जो चीजें हैं वो हमें जो प्रारंभिक हमने पढ़ी थी, यानी कि प्रारंभिक जो शाखा है उसके बारे में पढ़ी थी, तो हमने देखा है कि वहां पे जो चीजें हैं लगभग कुछ चीजें, कुछ हद तक चीजें वही सेम सेम इसमें भी हमें देखने को मिले हैं कि इनका जो निवास स्थान है वो हमें उरैयूर देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी एक आवासीय निवास स्थान थी। यानी कि आप देखेंगे कि जो आवासीय निवास स्थान है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। आवासीय निवास स्थान है, जो इनका आवासीय निवास स्थान हमें देखने को मिला है, इसका नाम हमें देखने को मिलता है पलाइया राई। ये जो है जो इनका निवास स्थान है ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको कर दीजिएगा, इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन हालांकि जो इसकी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इनकी जो पहली राजधानी है तंजौर और जो दूसरी राजधानी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इस राजधानी को बसाया किसने था, तो आपको राजेंद्र प्रथम जो है इस वंश के एक प्रतापी शासक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। आगे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में ये सारी जो बातें हमें देखने को मिल जाएंगी। अभी काफी चीजें इनके बारे में जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बता दूं इनका जो कह सकते हैं कि इनका जो हमें चिन्ह देखने को मिलता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक जो देखने को मिलता है वो बाघ का देखने को मिलता है। इनका जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो बाघ हमें देखने को मिलता है। इनका राष्ट्रीय चिन्ह बाघ हमें देखने को मिलता है। अभी इनके जब हम सिक्कों के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तो सिक्कों में हमें इनके धनुष की आकृति, मछली की आकृति और बाघ की, तीनों की आकृति हमें जो है वह देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे कि इस वंश के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसका जो हमें प्रमुख स्रोत देखने को मिलता है वो क्या क्या है। पहले हम इनके स्रोतों की बात करेंगे। इनके स्रोत जो हमें है वो पूरा तात्विक में देखने को मिलेंगे। इस वंश को जानने के स्रोत
चोल वंश को जानने के स्रोत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरा तात्विक में देखेंगे तो इनके अभिलेख में जो है, अगर हम पूरा तात्विक स्रोत देखते हैं स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें इनका अभिलेख जो है वो देखने को मिलता है। इनके काफी अभिलेख हैं। एक बात और आपको बता दूं कि चोलों के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो इनके जानने का स्रोत है, वो एकमात्र हमें जब सबसे ज्यादा प्रामाणिक और जो है और सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं अच्छी चीजें हैं, वो हमें अभिलेखों में देखने को मिलेगी। चोलों के इतिहास को जानने के लिए इनके जो अभिलेख है वो काफी ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। लेख प्रामाणिक माने जाते हैं। माने जाते हैं। तो जो चोल वंश के सबसे ज्यादा हमें जो प्रमाण देखने को मिलते हैं वो चोल वंश के ही देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो अभिलेख है, आपको एक बात और आपको बता दूं, इनकी जो अभिलेख है वो 4 भाषाओं में लिखी गई है। इनके अभिलेखों में 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। पहला जो भाषा में देखने को मिलता है वो है हमें हमारा कन्नड़ भाषा में देखने को मिलेगा। तमिल, संस्कृत और तेलुगु। तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़। ये हमें 4 भाषाएं जो है चोल वंश के जितने भी चोल वंश के में कह सकते हैं कि ज्यादातर जो अभिलेख है हमें देखने को मिले हैं, उसमें इन 4 भाषाओं का जो है वो ज्यादातर प्रयोग किया गया है। इस कारण से हम देखेंगे कि चोल वंश की हमें जो अभिलेख है उसमें हमें 4 भाषाओं का जो है वो प्रचलन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि चोल वंश की जो मंदिरें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मंदिर है वो भी एक इनके प्रमुख कह सकते हैं इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो एक देते हैं। यानी कि आप देखेंगे चोल काल की जो मंदिरें हैं, कालीन मंदिर पर इनके कह सकते हैं कि वंशावलियां, इनके बारे में जो बातें हैं वो उसमें उत्कीर्ण की गई हैं, और वो एक कह सकते हैं कि जो उत्कीर्ण की गई है उसी के आधार पे भी आप देखेंगे तो चोल वंश के बारे में एक जो प्रमुख जानकारी है वो हमें इनके मंदिरों से देखने को मिला, जो इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। इनके इतिहास का प्रमुख बातें हमें देखने को मिल जाती है। प्रमुख बातें देखने को मिलती है। इस प्रकार से इनके बारे में ये सारी जो बातें हैं वो देखने को मिलती है कि चोल काल की जो मंदिरें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमें इनके बारे में विविध प्रकार की जो विवरण है वो देखने को मिलती है। एक बात और आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रथम का एक अभिलेख है। राजेंद्र प्रथम का एक अभिलेख है जो कि इनके बारे में एक प्रमुख जो जानकारी है, चोल वंश के बारे में जो प्रमुख जानकारी है
उसका एक एक हमें कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, और उसमें हमें चोल वंश के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देखने को मिल जाती है। राजेंद्र प्रथम का एक अभिलेख है, जिसका जो हमें नाम देखने को मिल जाता है तिरुवाल गांडू गांडू। तिरुवाल गांडू ये जो अभिलेख है, इसमें हमें चोल वंश के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें जो है, काफी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है। यानी इनके इस अभिलेख में हमें काफी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसमें देखने को मिल जाती है। इनके इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण हमें स्रोत जो है हमें देखने को मिलता है। इसी अभिलेख में, यानी कि जो ये अभिलेख है तिरुवाल गांडू, इस अभिलेख में इनके आदि पुरुष, यानी कि जो इनके आदि पुरुष हैं, इनके जो आदि पुरुष है, इनका नाम हमें जो देखने को मिलता है चोल देखने को मिलता है। इसका नाम चोल देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो है। और एक बात बता दूं, एक और शासक है जिनका नाम है राजराज तृतीय। अगर इतिहास के दृष्टि से हम देखें तो यह जो अभिलेख है इनकी राजराज तृतीय का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम इतिहास के वर्णन से देखें, इनके वंशावलियों के जो एक विस्तृत क्रम से जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वो इनके ही अभिलेख में देखने को मिलती है। राजराज तृतीय का अभिलेख जो है, राजराज तृतीय का जो अभिलेख है वो एक महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में हमें देखने को मिल जाता है, जिसका हमें जो नाम देखने को मिलता है त्रिवेदीपुरम, त्रिवेदीपुरम अभिलेख ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो क्रमिक जानकारी थी वो देखा। उसके बाद हम देखेंगे जो राजाधिराज हैं, इनका एक मणिमंगलम अभिलेख है। मणिमंगलम अभिलेख है राजाधिराज का, राजाधिराज का एक अभिलेख है मणिमंगलम। मणिमंगलम जो अभिलेख है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। इस अभिलेख में हमें ये चोल का अभिलेख है, जो चोलकालीन अभिलेख है, और इसमें हमें इनके सिंगल विजय, यानी कि आप देखेंगे कि जो सिंगल का विजय है उसके बारे में जो वर्णन है वो इसमें भी हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि इनके युद्ध से रिलेटेड जो विजय है वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो रही हमने इनकी जो पौराणिक बातें थी वो देखी। अब हम आगे इनके चोल सिक्कों के बारे में देखेंगे। जो चोलकालीन हमें सिक्के देखने को मिले हैं, हम उनके बारे में जो बात है वो आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो मिलता रहे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इस सभी चीजों को जो है वो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे चोलकालीन जो सिक्के हैं।
चोलकालीन सिक्कों के बारे में देखेंगे। चोलकालीन सिक्के, चोलकालीन सिक्कों के सबसे प्रमुख बातें आपको बता दूं कि जो चोल काल के सिक्के थे उन्हें कासू कहा जाता था। चोल काल के सिक्कों को कासू कहा जाता था। कासू कहा जाता था और यह स्वर्ण सिक्के होते थे। यह स्वर्ण सिक्के होते थे। स्वर्ण सिक्के होते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश में हमें इनके सिक्कों पर हमें तीन जो आकार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके सिक्कों पे हमें तीन कह सकते हैं कि जानवरों के जो आकार है वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखें कि इनके सिक्कों पर तीन जो हमें देखने को मिलते हैं, बाघ का, मछली का और धनुष का अंकन देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका एक प्रमुख हमें जो सिक्का है वो देखने को मिलता है, जो कि मुरलीधर का सिक्का है। यानी कि आप देखेंगे मुरलीधर द्वारा मुरलीधर जो है वो अंकन उस पर किया गया है, वो राजराज प्रथम का है। राजराज प्रथम का मुरलीधर का अंकन वाला सिक्का हमें देखने को मिलता है, जो कि राजराज प्रथम का हमें देखने को मिल जाता है। इनका एक धार्मिक कह सकते हैं कि केंद्र था। इनका एक धार्मिक हमें केंद्र देखने को मिलता है चोलों का, जिसका नाम है कंडमुक्कू। यहाँ पे इन्होंने एक टकसाल स्थित किया था। इनका एक धार्मिक स्थल था जिसका नाम हमें देखने को मिलता है कुंडमुक्कू। यह जो था, यहाँ पे इनका टकसाल जो था स्थित था। टकसाल का कह सकते हैं एक जो केंद्र था, प्रमुख केंद्र जो हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे इनका स्थित था। टकसाल केंद्र स्थित था। आपको एक बात और बता दूं कि ये जो टकसाल केंद्र स्थित था, टकसाल केंद्र में वो होता था, यानी कि जहाँ पे मुद्राओं को ढाला जाता था, मुद्राओं को बनाया जाता था, मुद्राओं का निर्माण किया जाता था, उसे टकसाल विभाग कहते हैं। यानी कि टकसाल कह सकते हैं कि उस कारखाने को, यानी कह सकते हैं मुद्रा बनाने का जो कारखाना है उसको टकसाल कहा जाता था, या कह सकते हैं कि उसको वहां पे जो मुद्रा है उसका जो है वो निर्माण चोल काल में होता था। अब हम देखेंगे कि इनकी जो राजनीतिक हमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हमें देखने को मिले हैं, यानी कि इन्होंने जो विजयालय थे उनके बारे में हम देखेंगे। विजयालय के बाद हम देखेंगे आदित्य प्रथम के बारे में, और उसके बाद परांतम जो है प्रथम, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विजयालय के बारे में। विजयालय के बारे में एक बात सबसे आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यह जो थे ये पल्लवों के सामंत थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह जो थे वो पल्लवों के सामंत थे। तो ये हमें पहले इनके शासक देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि चोल राज्य को स्थापित किया था विजयालय ने। तो जो हमें दूसरी शाखा देखने को मिलती है चोल राज्य की, उसको इन्होंने भी स्थापित किया था, यानी कि स्थापित करने का जो प्रयास है वो इन्होंने किया था। और उसके बाद हमें विजयालय के बारे में ये सारी जानकारी जो है देखने को मिल जाती है।
वो इस वंश के संस्थापक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और उन्होंने, और कह सकते हैं कि ये पल्लव के सामंत थे। जब पल्लवों के मंत थे, मंत, इन्होंने पल्लवों और पांड्यों के बीच में एक, कह सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा है उसका लाभ उठाकर इन्होंने चोल राज्य की जो है वो स्थापना की। यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने पल्लवों के बीच में एक, कह सकते हैं कि जो इनका, कह सकते हैं कि जो पल्लवों और पांड्यों के बीच के एक, कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा का इन्होंने लाभ उठा करके अपने एक नए राजवंश की जो है वो स्थापना की थी। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि पल्लवों और पांड्यों के बीच स्पर्धा के बीच इन्होंने अपने राज्य की नींव डाली, अपने राज्य की नींव डाली। उसके बाद एक बात और आपको बता दूं कि इन्होंने, आप देखेंगे कि इन्होंने जब अपने राज्य का नींव डाला था तो उस समय ये पल्लवों के सामंत थे। तो 850 ईस्वी के लगभग विजयालय जो थे, इन्होंने अपने, कह सकते हैं कि अपने नेतृत्व के कारण इन्होंने इस पर जो है वो शासन किया और अपने एक साम्राज्य की स्थापना की। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है विजयालय का, वो 850 ईस्वी लगभग माना जाता है, क्योंकि इनका कोई ऐसा हमें प्रमाणिक जो है वो साक्ष्य देखने को नहीं मिला है कि यहाँ पे हमें प्रमाणिक साक्ष्य देखने को मिले हो। इनका कोई शिलालेख, इनके नाम हमें देखने को तो मिल जाते हैं। सामंत के पल्लवों के, तो पल्लवों के भी अभिलेख में इनका जो है वो वर्णन हमें देखने को मिला है। और इनके भी पल्लव, कह सकते हैं, जो चोल है, चोलों के भी जो अभिलेख है उसमें भी हमें इनका जो वर्णन है वो देखने को मिला है। लेकिन हालांकि इनके नाम के बारे में और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जो है वो हमें कुछ ज्यादा ज्ञात नहीं होता। एक बात और आपको बता दूं कि इन्होंने पांड्यों को पांड्यों को पराजित कर दिया। यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने पांड्यों को पराजित करके तंजौर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। पांड्यों को पराजित कर इन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने एक मंदिर का जो है, दुर्गा देवी के मंदिर का जो है वो इन्होंने निर्माण कराया था तंजौर में। आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण इनके बारे में जो उपलब्धि में देखने को मिलती है, इन्होंने तंजौर में दुर्गा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इनका जो पुत्र है वो हमें आदित्य जो प्रथम है वह देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे आदित्य जो प्रथम है वो हमें इनके बाद शासक बना हुआ देखने को मिलता है। आदित्य प्रथम, इसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है, वो 871 से 907 ईस्वी का देखने को मिलता है। 871 से 907 ईस्वी का देखने को मिलता है। इसका ये टाइम पीरियड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट
आप देखेंगे कि आजकल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक सामान्य सी जानकारी के लिए है जो मैं बता दूं। एक बात और आपको बता दूं कि प्रारंभ में यह जो था यह भी पल्लवों का सामंत भी था, यानी कि जो आदित्य प्रथम था यह भी पल्लवों का सामंत था, यह भी पल्लवों का एक आपको अपराजित वर्मन देखने को मिलेंगे जो कि पल्लव वंश में हमें देखने को मिले थे। जैसा कि मैंने आपको पल्लव वंश के बारे में सारी बातें जो थी वो पढ़ाई थी, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। वहां पे एक अपराजित वर्मन हमें देखने को मिले थे। अपराजित वर्मन जो थे यह जो था आदित्य प्रथम इन्हीं का, यानी कि जो कीजिएगा जो अपराजित वर्मन थे यह इन्हीं का सामंत था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अपराजित वर्मन का यह सामंत था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आदित्य प्रथम किसके सामंत थे, तो अपराजित वर्मन के सामंत थे। तो अब इस चीज को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें इनके बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है कि इन्होंने अपराजित वर्मन का जो है वो हत्या कर दिया था। इन्होंने 800 जो हमें कह सकते हैं 890 ईस्वी में इन्होंने अपराजित वर्मन की हत्या कर दी। 890 ईस्वी में इन्होंने अपराजित वर्मन का हत्या कर दिया। और एक कह सकते हैं कि जब इनकी हत्या की तो इन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि तोलमंडल पे जो है वो अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इनका जो कह सकते हैं कि तोलमंडल जिस जगह पे इनका निवास स्थान था, आप देखेंगे कि तोलमंडल पे इन्होंने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। तोलमंडलम कीजिएगा, तोलमंडलम पर अधिकार स्थापित कर लिया। इनके बारे में ये जो हमें इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देखने को मिल जाते हैं। इसी समय चोल पल्लव का जो शासन था उसको समाप्त कर चोल एक स्वतंत्र शासक के रूप में जो है वो उभर गए। यानी कि आप देखेंगे कि इसके ही शासन काल में जो चोल थे वो पल्लवों को पूर्ण रूप से समाप्त कर, यानी कि उनकी जो सामंती व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त करके, और यह एक कह सकते हैं कि स्वतंत्र शासक के रूप में जो है वो उभर जाते हैं इसी के शासन काल में। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इसके शासन काल में, सॉरी इनके शासन काल में चोल पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक की भूमिका स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाते हैं, तो इनके बारे में ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इन्होंने पल्लव किस प्रकार से आदित्य प्रथम ने पराजित किया, उनको मार करके जो उनकी राजधानी थी तोलमंडलम पर उस पर अधिकार कर लिया, और उस पर अधिकार करने के बाद उनको पूर्ण रूप से जो है वो खत्म कर दिया। आदित्य प्रथम ने तत्कोलम लेख में एक हमें एक कह सकते हैं कि एक इनके बारे में एक जानकारी देखने को मिलती है, जिनका तत्कोलम का अभिलेख है। वहां पे हमें इनके बारे में एक जानकारी देखने को मिलती है, एक सूर्य ग्रहण का जो वर्णन है वो हमें उसमें देखने को मिलता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आदित्य प्रथम के एक अभिलेख तत्कोलम, माफ कीजिएगा, तत्कोलम अभिलेख में
कोलम अभिलेख में इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलती है। तो कोलम के अभिलेख में सूर्य ग्रहण का वर्णन मिला है, वर्णन हमें देखने को मिला है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो सारी बातें थी वो देखी। अब हम देखेंगे इनके बाद जो हमारे अगले शासक हैं वो है परांतम प्रथम। परांतम प्रथम जो है, परांतम प्रथम वो इस वंश के हमें अगले शासक देखने को मिलते हैं। और इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 907 से लेकर 955 ईस्वी तक का देखने को मिलता है। 907 से 955 ईस्वी तक का जो है वो देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि चोल वंश का ये अकेला हमें पहला ऐसा शासक देखने को मिलता है जो पूर्ण रूप से अपने सत्ता में था, यानी कि आप देखेंगे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसके ऊपर ये किसी का सामंत नहीं है। हालांकि आप देखेंगे जो आदित्य प्रथम है यह भी अपराजित वर्मन के सामंत थे। उसके बाद आप देखेंगे विजयालय भी पल्लवों के सामंत थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारे तीसरे शासक देखने को मिले हैं परांतम प्रथम, इनका जो टाइम पीरियड 907 से लेकर 955 ईस्वी तक का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, इसमें यह देखने को मिलता है कि उन्होंने यह एक कह सकते हैं कि स्वतंत्र शासक के रूप में हमें देखने को मिले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है चोल वंश के ऊपर, जो मैंने कहा था कि आपको प्रारंभिक जानकारी, तो हमने एक स्वतंत्र शासक के पास तक का जो क्लास है वो कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होगा कि आपको इसके बारे में जो सारी जानकारी है वो देखूंगा। उसके बाद हम जो हमारी जो अगली क्लास होगी, यानी कि हमारी कल की क्लास जो होगी, उसमें हम परांतक प्रथम से स्टार्ट करेंगे और इनके बारे में सारी बातें देखेंगे। और उसके बाद हम चोल वंश को खत्म करने के बाद हम गुजराती के जो चालुक्य वंश है उनको देखेंगे, यानी गुजरात के जो चालुक्य वंश है हम उनके बारे में देखेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि वो जो है वो हमें लगभग राजपूत वंश से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस कारण से हम पहले उनके बारे में देखेंगे और उसके बाद हमारा जो क्लास होगा वो होगा समाप्त। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो हमें दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का हमें जो है वह देखना है अपने इस सिलेबस में। तो हम अभी तक हमने परांतक प्रथम, यानी कि आप देखेंगे कि चोल वंश के आसपास हम पहुंच चुके हैं। आप इनका टाइम पीरियड देख ही रहे हैं कि इनका टाइम पीरियड 900 से लेकर के आपको 950 ईस्वी तक का देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो सारी जानकारी है वो देखने को मिल रही है। हम धीरे धीरे ऐसे अपने क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे और हम फिर जब कल जो गुजरात के जो चालुक्य है वंश उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इन सभी बातों का जो है वो पूरी तरीके से अध्ययन कर लेंगे। और जो छोटी मोटी बातें हैं, यानी कि आप देखेंगे कि छोटे मोटे जो राजवंश हैं हम उनके बारे में भी देखेंगे। हालांकि मैंने आपको ये थोड़े से जल्दी में बताया, तो आप इसको प्लीज एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी जो बातें हैं वो पूर्ण रूप से समझ आए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें। चलते हैं, जय हिंद।